हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज जो हम लोगों की क्लास है वो है फ्रांसीसी कंपनी का भारत आगमन। यानी कि आज हम लोग फ्रांसीसी कंपनी के बारे में जानेंगे कि कैसे फ्रांसीसी कंपनी का भारत आगमन होता है और भारत में आने के बाद उनकी क्या क्या गतिविधियां रहती हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो हम लोग देखते हैं। अन्य यूरोपीय कंपनी की तरह फ्रांसीसी कंपनी भी वाणिज्यिक गतिविधियों और विचारों की उपज थी। यानी कि हमने जो पहले पढ़ा फ्रेंड्स कि जो पुर्तगाली कंपनी के बारे में पढ़ा या फिर डच कंपनी के बारे में या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम लोगों ने देखा कि जैसे जैसे एक कंपनियां आती गईं, जैसे कि पुर्तगाल आए, उनसे प्रेरित होकर डच आए थे व्यापार के लिए, और फिर डच और पुर्तगाल से प्रेरित होकर अंग्रेज आए, और वैसे ही उन सभी कंपनियों से प्रेरित होकर ये फ्रांसीसी कंपनी का भारत आगमन होता है। फ्रांसीसी कंपनी फ्रेंड्स बहुत लेट, मतलब बहुत ज़्यादा दिनों के बाद, बहुत देर से भारत में आई थी। इनका आगमन भारत में बहुत देर से हुआ था अन्य कंपनियों की अपेक्षा। ठीक है। फ्रांस के जो शासक थे लुई 14वें, आप ये नाम याद रखेंगे, ये एग्जाम में पूछा जाता है। लुई 14वें के शासनकाल में एक उनके वित्त मंत्री थे। किसके? लुई 14वें के एक वित्त मंत्री थे फ्रेंड्स। उनके द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। ठीक है। यानी कि शासनकाल है फ्रांस में लुई 14वें का, और वित्त मंत्री जो थे लुई 14वें के, उनके नेतृत्व में, आप उनके द्वारा कह सकते हैं, आप ये सन याद रखेंगे, ईस्वी याद रखेंगे, 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। और इस फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम क्या था दोस्तों? तो वो था द कंपनी डेस इंडिस ओरिएंटल्स। आप ये नाम याद रखेंगे। वैसे तो ये ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि बाकी कंपनी के जो नाम थे उसके हिसाब से फ्रेंड्स, जैसे कि फ्रांसीसी कंपनी का जो नाम है द कंपनी डेस इंडिस ओरिएंटल्स, ये आपको जो मैच करने के लिए जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप बीपीएससी में देखेंगे या फिर और भी पीसीएस या और भी अदर जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें मैच द फॉलोइंग के कुछ क्वेश्चन रहते हैं, उनमें ये नाम पूछे जा सकते हैं। इसलिए अब मैंने आपको जितने भी कंपनियों का नाम बताया वो आप नाम याद रखेंगे। इससे ज़्यादा इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं मैच ऑफ द फॉलोइंग में या मैचिंग क्वेश्चन में, या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है सिंगल क्वेश्चन में भी कि फ्रांसीसी कंपनी का जो भारत आगमन हुआ था, उसका जब गठन हुआ तो उसका नाम क्या रखा गया था, ऐसा आपसे पूछा जा सकता है। 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी का गठन होता है, और 1667 ईस्वी में फ्रेंड्स एक वहाँ के ये रहते हैं व्यापारिक, जो एक होते हैं ना, एक दस्ते, एक व्यापारिक दल के जो हेड रहते हैं वो रहते हैं फ्रांसीसी केरोन। उनको व्यापारिक दल का अध्यक्ष बनाया जाता है, और उन्हीं की अध्यक्षता में एक अभियान, यानी कि एक व्यापारिक अभियान, एक व्यापारिक अभियान दल भारत पहुंचता है। और भारत पहुंचने के बाद ये क्या करते हैं, ये जो दल रहते हैं वो क्या करते हैं, फ्रांसिस केरोन की अध्यक्षता में ही 1668 ईस्वी में अपना पहला कारखाना स्थापित कर देते हैं। इस प्रकार फ्रेंड्स, जो फ्रांसीसियों का पहला कारखाना रहता है वो 1668 ईस्वी में स्थापित होता है, और कहाँ स्थापित होता है तो वो सूरत में स्थापित होता है। और दूसरा कारखाना इन्होंने क्या किया कि मसूलीपट्टनम में स्थापित किया। पहला सूरत में और दूसरा मसूलीपट्टनम में। ये आप फ्रेंड्स यहाँ पे डेट मिसप्रिंट हुआ, यहाँ पे 1669 आप कर लेंगे। दूसरा कारखाना 1669 ईस्वी में इन्होंने मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था। ठीक है। उसके बाद फ्रांसिस मार्टिन जो रहते हैं फ्रेंड्स, एक फ्रांसिस मार्टिन रहते हैं जिन्हें क्या किया जाता है कि सूरत और मसूलीपट्टनम की देखरेख का दायित्व दिया जाता है। यानी कि इन्होंने सूरत में और मसूलीपट्टनम में कारखाना स्थापित किया, नहीं कि आप कह सकते हैं कि एक बस्ती टाइप की स्थापित की, और उसका जो देख रेख है, इन कारखानों का देख रेख किसको दिया जाता है? फ्रांसिस मार्टिन को।
1672 ईस्वी में फ्रेंड्स एडमिरल डे ने गोलकुंडा के सुल्तान से सैनथोम जीता। आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि जो भी कंपनियां आई वो वहीं पे व्यापार स्थापित करना चाहती थी जहां की वो अपने व्यापार को सुगमता से चला सके, यानी कि समुद्री तट के किनारे। जैसे कि सूरत में अंग्रेजों ने भी स्थापित किया था और मसूलीपट्टनम में डचों ने भी अपने कारखाने को स्थापित किया था। और इतना ही नहीं फ्रेंड्स, जो भी कंपनियां आती थी वो समुद्री तट को ही ढूंढती थी कि हम वहीं पे कारखाना स्थापित करें ताकि व्यापार में उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले और व्यापार पे उनका, उन क्षेत्रों पे उनका अधिकार हो, जिससे कि वे अपने व्यापार को सुगमता से चला सकें। तो क्या हुआ आगे, 1672 ईस्वी में एडमिरल डे जो थे उन्होंने गोलकुंडा के सुल्तान से सैनथोम को छीन लिया। यानी कि फ्रेंड्स ये सैनथोम जो था वो भी एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। इसको भी क्या किया कि फ्रांसीसियों ने छीन लिया था गोलकुंडा के सुल्तान से। 1673 ईस्वी में फ्रैंको मार्टिन तथा लिस्पने ने वलीकोंडापुरम के शासक शेर खालोदी से छोटा क्षेत्र पुदुचेरी प्राप्त किया और यही पुदुचेरी फ्रेंड्स आगे चलकर पांडिचेरी बनता है। जो आप पांडिचेरी का नाम सुनते हैं ना, वो यही पुदुचेरी आगे चलकर पांडिचेरी बनता है। और क्या होता है फ्रेंड्स कि फ्रैंको मार्टिन जो रहते हैं, जिन्हें शासक शेर खालोदी ने ये पुदुचेरी दिया रहता है, उन्होंने क्या किया कि फ्रैंको मार्टिन ने इस पुदुचेरी का विकास किया और उसका नाम क्या रखा गया, पांडिचेरी। आप ये नाम याद रखेंगे। किसके नेतृत्व में पांडिचेरी का विकास होता है, तो फ्रैंको मार्टिन के क्षेत्र में। फ्रेंड्स ये जो डेट हैं 1672 ईस्वी या 1673 ईस्वी, ये डेट, हाँ हिस्ट्री में थोड़े डेट पूछे जाते हैं लेकिन ये उतने भी इम्पोर्टेंट डेट नहीं है। आप इसे याद रख भी सकते हैं और नहीं भी याद रख सकते हैं। आपको यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि गोलकुंडा के सुल्तान से सैनथोम किसने छीना था, तो वो आपको बताना पड़ेगा एडमिरल डे, या फिर पांडिचेरी का जो विकास हुआ था वो किसके नेतृत्व में हुआ था, फ्रैंको मार्टिन के नेतृत्व में। लेकिन आपके पास जानकारी रहे, आपको नॉलेज रहे इस बात की कि ये कब किया गया था। तो ये जो 1672 ईस्वी और 1673 ईस्वी जो मैंने डेट दिया है आपकी जानकारी के लिए दिया है फ्रेंड्स। तो आपको जानकारी के लिए ये याद रखना ज़रूरी है या आपको जानना ज़रूरी है। उसके बाद क्या हुआ कि पहले तो फ्रैंको मार्टिन के नेतृत्व में पांडिचेरी का विकास होता है, लेकिन कुछ समय बाद जो डच रहते हैं उन्होंने क्या किया कि फ्रांसीसियों से पांडिचेरी को छीन लिया था। ठीक है, आप ये फैक्ट याद रखेंगे। ये आपसे पूछा जा सकता है कि पांडिचेरी का विकास होने के बाद किसने फ्रांसीसियों से पांडिचेरी को छीना था, क्योंकि उस समय भारत में अंग्रेज भी थे और डच भी थे, तो वो छीना था डचों ने। ठीक है, उसके बाद 1697 ईस्वी में फ्रेंड्स एक रेजविक की संधि होती है। रेजविक की संधि ये मस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। जो जो फैक्ट इम्पॉर्टेंट होंगे वो मैं आपको बताती चलूँगी फ्रेंड्स, ताकि आपको जो प्री एग्ज़ाम होते हैं उसमें फैक्ट ही पूछे जाते हैं और उसमें आपको कोई परेशानी ना हो। ये जो रेजविक की संधि है उससे क्या होता है कि पांडिचेरी पुनः फ्रांसीसियों को मिल जाती है। ठीक है, पहले डचों ने छीना, फिर किस संधि से मिलती है, तो रेजविक की संधि से ये जो पांडिचेरी है फ्रेंड्स वो डचों से फ्रांसीसियों को मिल जाती है। ठीक है, आगे क्या होता है कि 1690 ईस्वी में मुगल गवर्नर से चंद्रनगर फ्रांसीसी कंपनी ने प्राप्त कर लिया। ये आप याद रखेंगे कि आपने हर जगह देखा होगा कि ये जो चंद्रनगर है वहाँ पे पुर्तगाली हो, डच हो या फिर अंग्रेज हो, या फिर लास्ट में जाके जब ये फ्रांसीसी आते हैं तो वो भी ये चंद्रनगर पे अधिकार करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो चंद्रनगर है फ्रेंड्स वो उस समय का बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था और जो भी व्यापारिक कंपनियां आती थी वो चाहती थी कि चंद्रनगर पे हमारा अधिकार हो जाए, ताकि हम अपनी जो व्यापारिक प्रभुता है, जो व्यापारिक एकाधिकार है, वो अन्य कंपनियों पर या भारत पर स्थापित कर सके। इसलिए 1690 ईस्वी में
जो मुगल गवर्नर थे वहाँ चंद्रनगर के, उन्होंने क्या किया कि फ्रांसीसी कंपनी को ये सौंप दिया, यानी कि फ्रांसीसियों ने मुगल गवर्नर से चंद्रनगर को प्राप्त कर लिया। ठीक है, ऐसे करके उनका जो व्यापार, जो फ्रांसीसियों का जब व्यापारिक जो दस्ता है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है और वो व्यापार करते रहते हैं। अब हम लोग आगे जो टॉपिक है वो हम लोग को देखना है फ्रांसीसी कंपनी का पुनर्निर्माण या पुनर्गठन। अब ये अचानक से फ्रांसीसी कंपनी का पुनर्गठन क्यों किया जाता है, इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। हुआ क्या था कि 1706 से 1720 ईस्वी तक जो फ्रांसीसी कंपनी थी वो उनका प्रभाव भारत में बहुत कम हो गया था फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा कम हो गया अचानक से। और इसका कारण आपको जानना ज़रूरी है। तो इसका जो मुख्य कारण था वो था फ्रांस का हॉलैंड के साथ युद्ध में व्यस्त हो जाना, यानी कि जो यूरोपीय देश थे फ्रांस और हॉलैंड, वहाँ पे इन दोनों के बीच युद्ध होने लगा, जिसकी वजह से जितने भी फ्रांसीसी जो गवर्नर थे या अधिकारी थे उनका ध्यान उस युद्ध की ओर चला गया, उस युद्ध में सम्मिलित हो गए और इस फ्रांसीसियों का जो प्रभुत्व है वो भारत में धीरे धीरे कम होने लगा था, क्योंकि उनका जो ध्यान था युद्ध में था और यहाँ व्यापार में वो ध्यान नहीं दे पा रहे थे इसकी वजह से। तो आप देख रहे हैं कि 1706 से 1720 ईस्वी के बीच काफ़ी लंबा टाइम हो जाता है। इस तो क्या होता है कि 1720 ईस्वी में कंपनी का पुनर्गठन होता है, जब उस युद्ध से ये बाहर निकलते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि भारत में जो व्यापार करने आए हैं, जो पूर्वी देशों के साथ वे व्यापार करने आए हैं, उनमें बहुत कमी आ गई है। तो ये क्या करते हैं कि 1720 ईस्वी में कंपनी का पुनर्गठन करते हैं, यानी कि फिर से फ्रांसीसी कंपनी का पुनर्गठन होता है। और उसके बाद, उसके तुरंत बाद फ्रेंड्स 1721 ईस्वी में फ्रांस का जो है वो मॉरिशस पर कब्जा हो जाता है। तो एकदम आसान है फ्रेंड्स कि 1720 में पुनर्गठन होता है और उसके एक साल बाद यानी कि 1721 में मॉरिशस पर कब्जा हो जाता है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि ये जो फ्रांसीसी रहते हैं वो धीरे धीरे अपनी नौसैनिक शक्ति में बढ़ोतरी करते हैं। क्यों करते हैं? तो अंग्रेज़ों से मुकाबला करने के लिए, क्योंकि जब फ्रांसीसी प्रभाव में कमी आई थी उस समय अंग्रेज़ों की शक्ति, एक तो अंग्रेज़ वैसे भी बहुत स्ट्रॉन्ग थे, बहुत मजबूत थे, और भारत में फ्रांसीसी प्रभाव में कमी भी आ गई। तो इससे क्या हुआ कि अंग्रेज़ों की जो प्रभुता थी वो बहुत ज़्यादा कायम हो गई और उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई थी। और ये वैसे भी ये जो फ्रांसीसी कंपनी थी फ्रेंड्स, वो सरकारी कंपनी थी। उनका जो सरकार का जो कंपनी पे प्रभाव होता है ना, वो बहुत ज़्यादा था। वो अपने मन से कुछ नहीं कर सकती थी। और ऐसा ही डचों के साथ भी हुआ था। मैंने आपको बताया था कि डच भी जो कंपनी थी वो सरकारी कंपनी थी, और इसकी वजह से सरकार का कंपनी पे नियंत्रण होने की वजह से फ्रेंड्स, उनका जो उनके अधिकारी होते थे वो काम में ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। जबकि जो ब्रिटिश कंपनी थी, जो अंग्रेज़ी की जो कंपनी थी, उसका वो जो कंपनी थी वो प्राइवेट कंपनी थी और वो पूरे लगन के साथ काम करती थी। और अंग्रेज़ों को बहुत ज़्यादा समय भी मिल गया था अपनी प्रभुता जमाने में, क्योंकि फ्रांसीसी कंपनी कुछ दिनों तक हॉलैंड के साथ युद्ध में व्यस्त रही थी। कंपनी ने, जो फ्रांसीसी कंपनी के जो अधिकारी होते थे, जो भी अधिकारी थे, वो जो फ्रांसीसी गवर्नमेंट थी वो हॉलैंड के साथ युद्ध में व्यस्त हो गई थी। इस तरह कंपनी का जब पुनर्गठन होता है उसके ठीक एक साल बाद यानी कि 1721 ईस्वी में फ्रांस का मॉरिशस पर कब्जा हो जाता है। और फिर क्या होता है कि नौसैनिक शक्ति में बढ़ोतरी तथा अंग्रेजों से मुकाबला करने की शक्ति ये अर्जित करते हैं धीरे धीरे। और उसके बाद 1725 ईस्वी में मालाबार तट पर भी ये कब्जा कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो धीरे धीरे फिर से जब इनका पुनर्गठन होता है और ये मजबूती के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। 1725 में मालाबार तट पे कब्जा, और उसके बाद 1739 में फ्रेंड्स कारीकल पे, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है फ्रेंड्स, आप इसे सुधार कर लेंगे, यहाँ पे कारीकल होगा, यहाँ पे क्या होगा, कारीकल। 25 में मालाबार तट पर कब्जा और 1739 में
कारीगल पर कब्जा कर लेते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स 1742 ईस्वी तक जो पांडिचेरी के गवर्नर थे लिनो तथा ड्यूमा, उनके कूटनीतिपूर्ण शासन से फ्रांसीसी प्रभुता की पुनः प्राप्ति होती है। किसको? फ्रांसीसी कंपनी को। और मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों कि जो जैसे कि सभी कंपनियों ने अपना एक एक मुख्यालय बनाया था, वैसे ही फ्रांसीसी कंपनियां जो थी उन्होंने अपना मुख्यालय पांडिचेरी को ही बनाया था। और वहाँ के 1742 ईस्वी में कौन गवर्नर रहते हैं? लिनो और ड्यूमा। और दोनों की जो कूटनीतिपूर्ण शासन है, यानी कि उन्होंने कुछ ऐसा काम किया जिससे उनकी कंपनी मजबूत हो सके और धीरे धीरे उनका ये जो शासन करने का तरीका था उससे फ्रांसीसी कंपनी को फ़ायदा भी होता है और पुनः प्रभुत्व की जो प्राप्ति होती है, यानी कि फिर से फ्रांसीसी कंपनी का जो पाँव है वो धीरे धीरे भारत में जमने लगता है, वो भी अपना जो प्रभुत्व है वो जमाने लगते हैं। उसके बाद क्या होता है कि 1742 ईस्वी में ही क्या होता है फ्रेंड्स कि फ्रांसीसी का उद्देश्य पहले भारत में सिर्फ व्यापार करना था। पहले मैं आपको बता दूं कि जब फ्रांसीसी कंपनी आई थी तो 1742 ईस्वी तक जो फ्रांसीसी कंपनी का उद्देश्य था वो सिर्फ भारत में व्यापार करना था, बस व्यापारिक क्षेत्रों पर एकाधिकार करना था, किसी से लड़ाई झगड़ा करना नहीं था। जैसे डच और अंग्रेज के बीच में हुआ युद्ध हुए या फिर पुर्तगाल के साथ युद्ध हुए, तो ऐसा इनका युद्ध करने का कोई मकसद नहीं था। लेकिन अचानक से क्या होता है कि 1742 ईस्वी में डुप्ले की फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में नियुक्ति हो जाती है। किसकी? डुप्ले की। पहले 1742 ईस्वी तक किसकी नियुक्ति रहती है? लिनो तथा ड्यूमा। और लिनो तथा ड्यूमा के प्रयास से फ्रांसीसी प्रभुत्व की पुनः प्राप्ति होती है। और जब ये प्राप्ति होती है उसके बाद 1742 ईस्वी में ही डुप्ले की फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में नियुक्ति हो जाती है, यानी कि लिनो और ड्यूमा का जो कार्यकाल है वो समाप्त होता है और डुप्ले की नियुक्ति भारत में होती है। और डुप्ले की नियुक्ति जैसे ही होती है उसके बाद फ्रांसीसियों का जो उद्देश्य रहता है वो सिर्फ व्यापार करना ही नहीं दोस्तों, वो साम्राज्य विस्तार करना भी हो जाता है। यानी कि जो ये डुप्ले जब गवर्नर के रूप में आते हैं तो इनका जो उद्देश्य होता है, इन्होंने ऐसे अपनी कंपनी को मोड़ा कि हम सिर्फ व्यापार ही नहीं करेंगे, अपना साम्राज्य विस्तार भी करेंगे, यानी कि अधिकार भी करेंगे विभिन्न जगहों पर, और सिर्फ हमारा ही अधिकार होगा, ऐसी जो मंशा होती है वो इन डुप्ले साहब की थी। और इसी तरह से जो डुप्ले की नियुक्ति है वो इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत थी, क्योंकि इसके बाद का जो हम लोग पार्ट पढ़ेंगे फ्रेंड्स, उसमें क्या होता है कि आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध होते हैं। जब अंग्रेज़ों को लगता है कि अब हमें युद्ध करना पड़ेगा, हमारा अधिकार जा सकता है, ये जब अंग्रेज़ों को इस बात का जब भनक लगता है, यानी कि जब उन्हें इस बात का एहसास होता है फ्रेंड्स कि ये जो फ्रांसीसी हैं अब इनका उद्देश्य सिर्फ व्यापार करना नहीं, अब इनका उद्देश्य साम्राज्य विस्तार भी बन गया है, वैसे ही ये क्या करते हैं कि जगह जगह पे जब दो शक्तियाँ मिलेंगी साम्राज्य विस्तार के लिए तो वहाँ पे तो युद्ध होगा ही। और यही कहानी अंग्रेज़ तथा फ्रांसीसियों के साथ होती है। और आगे चलकर 3 महत्वपूर्ण युद्ध होते हैं अंग्रेज़ और फ्रांसीसियों के बीच में, जिन्हें आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध या फिर कर्नाटक युद्ध के नाम से हम लोग जानते हैं। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगले वीडियोज़ में हम लोग या अगली क्लासेस में हम लोग आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध या कर्नाटक युद्ध जो है उसके बारे में पढ़ेंगे, और फिर फ्रांसीसियों का पतन कैसे होता है इसके बारे में जानेंगे, और अंग्रेज़ जो है उनका प्रभुत्व सभी को हराने के बाद जो बना रहता है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी के लिए थैंक यू, गुड नाइट।